नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश क्लोजिंग बज में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की आज स्थिति पर नजर डालें तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला ऑन द पॉजिटिव साइड, जबकि हम देख रहे हैं कि आज टैरिफ डे है। यानी कि आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के शाम 4 बजे और इंडिया के रात के 1:30 बजे के हिसाब से आज टैरिफ की अनाउंसमेंट करेंगे। अब ये देखना होगा किस कंट्री पर कितना टैरिफ लगाया जाता है। लेकिन एक बार मार्केट की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं किस तरह से आज क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। तो मार्केट में चौतरफा खरीदारी देखने के लिए मिली। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल्टी सेक्टर में 1 से 3% की तेजी देखने के लिए मिली। वहीं बीएससी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 1% से ज्यादा की तेजी देखने के लिए मिली है। टाटा कंज्यूमर, जोमेटो, टाइटन, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी निफ्टी के गेनर्स रहे हैं। वहीं अगर देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल, अल्ट्राटेक, सीमेंट, नेस्ले और पावर ग्रिड और एलएनटी जैसे काउंटर थे जहां पर ये थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से आज हम देखें तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव साइड पर बंद हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी और आईटी निफ्टी का काफी कुछ सहारा मिला है मार्केट में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पीएसजी कैपिटल के हेड प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। प्रदीप जी, कैसे देख रहे हैं टैरिफ डे पर मार्केट को? देखिए, ये तो पहले से ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था कि आने ही वाला है। अब कल तो जितने भी जो आएगा, कल सुबह तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मार्केट सर मैं ऐसे देख रहा हूँ कि लास्ट वीक भी जैसे कि हमने बात किया था कि 23,700 23,800 एक मार्केट में रेजिस्टेंस के तरह काम करेंगे मार्केट में। सो अभी वह सही देखा है हमने कि एक सेलिंग फिर से आया। सो अभी 23,000 पे एक सपोर्ट है। 23,300 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है मार्केट में ना सर अभी एक प्राइस करेक्शन तो हो चुका है, लेकिन टाइम करेक्शन नहीं हुआ है। तो एक अभी टाइम करेक्शन में मार्केट जाने वाला है। फिलहाल मार्केट वॉलेटाइल थोड़ा रहेंगे, क्योंकि टैरिफ का न्यूज बहुत दिन से चल रहा है, अभी इसका कुछ नहीं आया है। तो जैसे जैसे पूरा आएंगे, कल सुबह तक पता चलेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट मोमेंटम बता पाएंगे। सो अभी मुझे लगता है कि एक बार आप हाई साइड में 23,700 टू लेके 800 एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करेंगे मार्केट। और इधर हम बैंक निफ्टी के भी बात बोलेंगे तो बैंक निफ्टी अब देखेंगे 52,200 52,000 एक रेजिस्टेंस जोन है, जो अभी ट्रेडिंग हो रहा है 51,350 के अराउंड। तो लोअर साइड में 51,000 के आसपास आसपास एक सपोर्ट है। तो इसके अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में अभी जाने वाला है मार्केट। बिल्कुल। काफी दर्शक पूछ रहे हैं कि आज संदीप जी की जगह मैं क्यों आ गया हूँ। आज हमारे संदीप जी थोड़े अस्वस्थ हैं और उनकी जगह आज इसलिए मुझे शो करना पड़ा। लेकिन कुछ एक काउंटर जहां पर कि आज हमने अच्छा मूव देखा या खबरें थी, उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रदीप जी, नोएडा में गोदरेज रिवराइन प्रोजेक्ट में 275 फ्लैट बेचे हैं। लग्जरी प्रोजेक्ट में करीब 2,000 करोड़ की कीमत की टोटल वैल्यू बैठ रही है। नोएडा सेक्टर 44 में करीब 6.5 एकड़ में ये फैला हुआ प्रोजेक्ट है। गोदरेज नोएडा वगैरह में जहां भी ये प्रोजेक्ट आजकल लॉन्च कर रहे हैं, इनका अच्छा रियलाइजेशन आ रहा है। प्रदीप जी, आजकल मैं देख रहा हूँ, हम तो नोएडा में ही रहते हैं इसलिए हमें पता है कि जो फ्लैट 5 या 6 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट पर बिकते थे, आज जो मिनिमम लॉन्च प्राइस है, जिसका पोजीशन हो सकता है कि 2 या 3 साल बाद आएगा, उसकी जो प्राइजेस है वो 10 से 12 हज़ार रुपए मिनिमम साइड पर है। और जो लग्जरी और जो अच्छी कंपनीज प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं 15-15 हज़ार पर भी जा रही हैं। अभी क्या लग रहा है सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज कहाँ जाएगा ये काउंटर? सर मैं कोलकाता से हूँ, लेकिन मैं नोएडा मतलब एवरी मंथ ही मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ पे। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज ना एक टाइम पे थोड़ा ओवर वैल्यूएशन हो गया था, जब जिस टाइम पे 3,000 के ऊपर चला गया था। लेकिन अभी जो है ना बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मुझे लगता है, क्योंकि 2,200 का लेवल जो है ऐसा है गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक और रियल एस्टेट का अभी एक नेक्स्ट 10 साल एक बूमिंग सेक्टर रहने वाला है। सो मुझे लगता है कि ये जो अभी 2150 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, एक अच्छा लेवल है, जो कि लास्ट टाइम में भी एक जो ऑल टाइम जो 52 एक हाई लो बनाया था ऑलमोस्ट 1920 के आसपास। तो वहां से एक बेस बनाया, एक पैराबोलिक पैटर्न बनाया और चार्ट में बहुत ही कंसोलिडेशन किया ऑलरेडी। सो अभी आप ही होना है यहाँ से, मुझे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो रहेगा 1950। एंड मेरा पहला टारगेट जो रहेगा ना इसमें वो 2600 रुपए का, उसके बाद रहेगा 2800। तो अगर 2800 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो ऑल टाइम हाई भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी बढ़िया है। अब अगर आप देखेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 साल का वो 25% CAGR के साथ रहा है।
तो नो डाउट रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छा होने वाला है कमिंग फ्यूचर में। ठीक है। अगला काउंटर लेते हैं एमसीएक्स, जहां पर की शुरुआती गिरावट के बाद ये शेयर उभरा है आज। मॉर्गन स्टैनले ने इसे अंडरवेट की रेटिंग दी थी और बरकरार रखी थी, लेकिन यूबीएस ने बाइंग रेटिंग के साथ इसका टारगेट घटाया। लेकिन काउंटर में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली है। प्रदीप जी, अगर मैं देख रहा हूँ तो ये करीब 3% ऊपर, 3.25% ऊपर बढ़कर बंद हुआ है आज, और करीब 150 रुपये चला है। अच्छी खासी रेंज रही है। और सुबह ये काउंटर जो इसका लो है आज 5185 रुपये की रेंज का है, और 5430 का हाई और 5372 के करीब पे क्लोजिंग आई है। तो अच्छा खासा इस काउंटर पे मूवमेंट है। अभी कैसा लग रहा है? मार्केट कैप सर 27,000 करोड़ के आसपास है, और जो एक ओवर वैल्यूएशन था वहां से नीचे बॉटम भी बनाया। सो मुझे लगता है कि ये जो अभी 5,370 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, ये अच्छा बेस भी बना चुका है, अभी ऊपर ही जाने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में 2 से 3 महीने में 6,200 6,400 का लेवल आ सकता है, और लोअर टाइम फ्रेम में एक परमानेंट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वो रहेगा अपना 4,850 का अराउंड, 4,850 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। जैसे कि एमसीएक्स एंड बीएसई भी आप देखेंगे सेम सिचुएशन है, क्योंकि बीएसई और एमसीएक्स में दोनों में ही एक साथ फॉल हुआ था आज से 2-3 हफ्ता पहले, तो वहां से ही अभी रिकवरी आ रहा है। सो नो डाउट लास्ट 2 से 3 साल बहुत ही अच्छा बढ़िया रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम हाई भी रहा है 6,900 के आसपास। तो मुझे लगता है फंडामेंटल ठीक ठाक है, गुड कंपनी है, और प्रॉफिट भी देखेंगे 500 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट है। और लेकिन थोड़ा इसमें प्रॉब्लम एक था कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू 17 टाइम्स अप था, तो इसीलिए थोड़ा ओवर वैल्यूएशन पे था, लेकिन अभी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आज सेंट्रल बैंक में भी क्यूआईबी खबरों के बाद इस काउंटर में करीब 11% की गिरावट देखने के लिए मिली है। और ये जो काउंटर है पूरे दिन में उभर ही नहीं पाया, करीब 37 रुपये के भी नीचे काउंटर बंद हुआ है। प्रदीप जी, कैसे लग रहा है ये? क्यूआईपी की खबर से इतना पनिशमेंट इस काउंटर को मिल गया ऑलरेडी, और सरकारी बैंक है तो क्यूआईपी जनरली डिस्काउंट पर ही आते हैं, और डिस्काउंट में भी क्या होता है कि जो फ्लोर प्राइस आता है और फिर फ्लोर प्राइस के भी नीचे कहीं जाकर एक प्राइस तय होता है कि फ्लोर प्राइस पर भी और डिस्काउंट आ गया। तो इसी वजह से ये काउंटर पिटा है, और अभी लग रहा है कि ये और पिटेगा या अभी उभर जाएगा? अब देखिए लास्ट 5 साल में ना 6.50% के साथ नेगेटिव सेल्स ग्रोथ हुआ है, पर्टिकुलर इस काउंटर में, जो कि बहुत एक प्रॉब्लम हो सकता है। और लाइबिलिटीज भी बहुत इंक्रीज हुआ है, लगभग 1,00,000 करोड़ के आसपास लाइबिलिटीज इंक्रीज हुआ है। एनपीए भी बहुत इंक्रीज हो चुका है। एंड एक चार्ट में फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, जो कि 40 रुपीज के नीचे। अभी यहाँ पे चार्ट में टेक्निकल लेवल पे कहीं पे सपोर्ट नहीं दिख रहा है 29 से पहले। तो मेरे ख्याल से अभी और भी नीचे जा सकता है। फर्स्ट लोअर साइड में टारगेट होना चाहिए 32, उसके बाद 29। तो 25 से लेके 27 के जोन पे एक बॉटम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं स्टॉक, और भी नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज है। सो जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए 34। एंड मुझे लगता नहीं है कि 34 में भी रुकेगा, क्योंकि चार्ट इतने बुरे तरीके से खराब हो चुका है। मैगडी, आरएसी, जितने भी इंडिकेटर्स टेक्निकल में हम देखते हैं, सारा सब कुछ खराब हो चुका है। और क्योंकि फंडामेंटल भी सही नहीं लग रहा है, और लास्ट अगर हम देखेंगे कि 2 साल में परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद अभी जो एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है विद वॉल्यूम, तो एक नेक्स्ट यहाँ से भी 15 to 20% इजीली डाउन साइड पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक इसकी वजह से, इस खबर की वजह से, न सिर्फ सेंट्रल बैंक, इवन दूसरे छोटे पीएसयू बैंक्स की भी पिटाई आज होती हुई दिखाई दी है मार्केट में। लेकिन आगे बढ़ते हैं सर। दूसरी खबर पर आईटी स्टॉक्स आज थोड़ा सा रिबाउंड होते हुए दिखाई दिए। शायद इतने दिन की शॉर्ट जो बने हुए थे, कुछ लोग यूएस टैरिफ की खबर से पहले कुछ अपने शॉर्ट्स कवर करते हुए दिखाई दिए। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, तीनों में ही एक थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ अगर एग्रेसिव साइड पर लगा तो यूएस की इकोनॉमी को भी हिट करेगा और उससे आईटी कंपनीज पर भी इम्पैक्ट आएगा। आज रात को ट्रम्प घोषणा कर देंगे। कैसे देख रहे हैं सर? अगर कोई घोषणाएं ज्यादा टफ नहीं होती हैं तो ये तीनों या पूरे जो आईटी पैक है, आपको लग रहा है कि रिबाउंड होने के लिए तैयार है या अभी प्रेशर में रहेगा? देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स बेसिकली अगर हम देखेंगे ना, पहले स्टॉक के बारे में बताने से पहले मैं आईटी इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है अभी
36,280 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। इसका ना एक मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट था, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट था, तो उसके बाद एक बार 45-46,000 तक भागा था। उसके बाद अभी फिर से रिट्रेसमेंट पे आया है, और रिट्रेसमेंट पे आने के बाद फिर से यहाँ से अप मूवमेंट हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, जब स्मॉल कैप मिड कैप भाग रहे थे 2020 के बाद से, तब आईटी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया, जो कि मुझे लगता है आईटी में हाईएस्ट पोटेंशियल है। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे निफ्टी आईटी का, लगभग ऑलमोस्ट 34-35,000 के बाद एक मंथली ब्रेकआउट के बाद अभी रिट्रेसमेंट पे आया है। सो मुझे लगता है रिट्रेसमेंट डेफिनेटली सस्टेनेबल होना चाहिए। एंड अभी विप्रो एंड इंफोसिस एंड टेक महिंद्रा सारे स्टॉक्स में मैं पॉजिटिव हूँ। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का व्यू जिनके पास है। विप्रो अभी सर 263 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, मेरे को लगता है कि सर एक बार 245-250 तक आ सकता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी है। टेक महिंद्रा अभी चल रहा है 1420-1422 के आसपास। मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा पे और थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक लो बनाया था 1370 के आसपास। अगर 1370 फिर से आता है, हाई पॉसिबिलिटी चांस है कि आपको एक बार 1320 से लेके 1300 तक एक लेवल फिर से मिलेंगे। सो यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे ज्यादा विप्रो स्ट्रॉन्ग है। और इन्फोसिस सर, मुझे इन्फोसिस भी अच्छा लगता है। ओवरऑल आईटी को लेके मैं बुलिश ही हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट कर रहा है अभी, रिट्रेसमेंट जोन अभी बाउंस बैक होने का हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पर आईटी काउंटर्स पर ओवरऑल एक राय मिल गई हमें, और टैरिफ डे पर खास तौर से। अब हालांकि अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट तो अब क्लोज हो गया। अब जो होगा मार्केट में कल सुबह होगा, और जो भी होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो आपकी आंखों के सामने होगा, और खबरें आपको पहले ही पता चल चुकी होंगी, तो उससे उसको मार्केट रिएक्ट तो करने वाला है कल। नेस्ले एचयूएल, यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका ने दोनों ही स्टॉक्स की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, और नेस्ले की रेटिंग को न्यूट्रल से घटाकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी, और एचयूएल की रेटिंग बाय से न्यूट्रल कर दी है। प्रदीप जी, अगर देखें तो ये दोनों ही काउंटर थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी समय से, और ये मैं अभी पिछले कुछ महीनों की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ कह सकते हैं कि 1-2 साल की बात बता रहा हूँ कि एचयूएल एक रेंज में फंसा हुआ है। लोग थक चुके हैं इस शेयर को देख के, 2200-2300 से ज़्यादा खुश हो जाता है, 2600-2700 तक पहुंच जाता है। सेम केस नेस्ले का हो गया, एक सुपर नॉर्मल रिटर्न देने के बाद अब ये भी काउंटर रेंज में फंस गया है। क्या लग रहा है आपको, ये दोनों काउंटर अगर किसी के पोर्टफोलियो में है, बेच के दूसरे शेयरों पर शिफ्ट हो जाए या इनमें रखें अभी? देखिए, अभी तो एक आपने सही बोला कि लास्ट 2021 के बाद रिटर्न ही कुछ नहीं दिया। 2021 में भी प्राइस था 2850, आज भी 2200 के आसपास है, उल्टा नीचे है। सो बेसिकली एक जो है टाइम करेक्शंस बिता रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एंड मुझे लगता है सर, ये जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, ये ना सबसे बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन वाला चीज है कि कोई आप मैं नीचे चले जाओ तो नीचे चले जाओ, नहीं तो भाई ऊपर आ जाओ, नहीं तो ये रेंज बाउंड ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल वाला सिचुएशन है। यू आर राइट। बट मुझे लगता है अभी ना एक अच्छा वैल्यूएशन में है, क्योंकि आप देखेंगे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसका ट्रेंड यही है कि लोअर टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 2150 से लेके 2200 का लेवल, और हायर केस में 3000 के आसपास हमेशा रहता है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन वो ब्रेक हुआ नहीं। तो लोअर फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखते हैं इसको, तो अभी अच्छा वैल्यूएशन पे है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि एक टाइम पे आईटीसी में भी हुआ था कि 5 साल तक हर कोई एनालिस्ट एवरीडे आता था और आईटीसी को रिकमेंड करता था, लेकिन आईटीसी भागता नहीं था उस टाइम पे। जैसे मंथली ब्रेकआउट आया, वीकली ब्रेकआउट आया, उसके बाद जाके भागा। तो ऐसे ही अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ हो रहा है। अभी एक टाइम करेक्शन चल रहा है, जिस दिन ये टाइम करेक्शन ब्रेक होगा उस दिन फिर से बाउंस बैक करेगा। और हर स्टॉक मल्टीबैगर होने से पहले 4 साल 5 साल चलता नहीं है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ ही अभी ऐसा हो रहा है। और नेस्ले के साथ बेटर, हिंदुस्तान यूनिलीवर से बेटर अभी नेस्ले लग रहा है टेक्निकल चार्ट में, क्योंकि नेस्ले का वीकली चार्ट एक अभी सैंडविच पैटर्न बनाया। तो इसमें बेसिकली ना अभी क्या है, एक टाइम करेक्शंस पे जाएगा, और सबसे बड़ा बात सर यहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज है 2130 के आसपास। तो वहां से सपोर्ट लिया है, एक बार नहीं 4 से 5 बार। तो मुझे लगता है 2130 एक जोन है जहां पे सपोर्ट लेना चाहिए। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। अगर आप एवरेज कर सकते हो तो एवरेज भी आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, नेस्ले और ब्रिटानिया पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा रिटर्न नहीं आएंगे। ये आपको सेफ बेट है, आपको वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। जब तक रेंज बाउंड ट्रेंड खत्म नहीं होगा, आपको रेंज के अंदर फंसे रहेंगे। ठीक है।
तो दोनों ही काउंटर पर आपको राय मिल गई होगी, और चूंकि थोड़े बोरिंग काउंटर हो चुके हैं ये, मैं इनको बोरिंग कैटेगरी में ही डाल रहा हूँ प्रदीप जी, क्योंकि एक आदमी फंसा हुआ है, देखता जा रहा है, 6 महीने हो गए, सेल रेटिंग इजीली आती नहीं है, बाय रेटिंग जाती नहीं है, टारगेट्स वही रहते हैं कि 2200 वाला पर रिसर्च हाउस बोलते हैं 2500 हो जाएगा, एक साल में हो जाएगा। अब वो 2500 हो जाएगा, बट होता नहीं है, और हो भी जाता है तो एक एक दिन 2 दिन के लिए होता है, फिर डाउनग्रेड्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहती है नेस्ले एचयूएल में। सर वी मार्ट लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर है, इसमें बिजनेस अपडेट आया था, और उसके बाद काउंटर में आज 11% से ज़्यादा का मूव देखने के लिए मिला, क्योंकि इनके जो बिजनेस अपडेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं, खासतौर से Q4 के लिए। Q4 में कंपनी का कहना है कि जो कंपनी की सेल्स है, जो ये बिजनेस अपडेट्स होते हैं एक्चुअली, ये रिजल्ट नहीं है, बिजनेस अपडेट है। उनका कहना है कि रेवेन्यू 17% बढ़ा है, और कंपनी ने 13 नए स्टोर्स भी खोले हैं इस क्वार्टर में। कैसे देख रहे हैं सर इस वी मार्ट को? अब चूंकि ऑलरेडी एक सर्च तो दे चुका है बिजनेस अपडेट के चलते, अगर टैरिफ के चलते या किसी घटनाक्रम के चलते अगले 2 4 5 दिन में कोई गिरावट आती है और ये काउंटर भी उस गिरावट में नीचे आ जाता है, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको बाय किया जाए। देखिए, ज़्यादा बड़े कंपनी नहीं है वी मार्ट, बेसिकली 6,500 करोड़ का कंपनी है। नीट प्रॉफिट भी देखेंगे अल्टीमेटली लॉस में ही है, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट डे टू डे बिजनेस में बहुत हाई है, और ओवरऑल लास्ट 6-8 महीने का रिटर्न भी देखेंगे वो भी नेगेटिव ही है, और जो 200 मूविंग एवरेज का प्राइस है वो भी है ऑलमोस्ट 3,200 के ऊपर ही है। सो अभी अगर हम टेक्निकली थोड़ा देखेंगे, इसको बहुत ही हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, जो अभी अच्छा वैल्यूएशन पे ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि नीचे बहुत आ गया था इस टाइम पे 2600-2700 का जोन पे, तो वहां से अभी बाउंस बैक करते ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है ना, एक जो अभी बाउंस बैक फॉलो अप बाइंग आया है, इसमें एक बार 3650 से लेके 3700 का जोन पे आ सकता है नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर, लेकिन उसके बाद सस्टेन होगा तो नेक्स्ट हम बोल पाएंगे। फिलहाल फंडामेंटल के साथ टेक्निकल उतना अट्रैक्टिव नहीं है, और ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, तो इसलिए इस पे अगर किसी का बाइंग भी है तो ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको अपडेट मिला होगा, लेकिन सर एक शेयर और है आज के स्टार परफॉर्मर, वो है कल्याण ज्वेलर। आज स्टॉक में 13% की तेजी देखने के लिए मिली। लार्ज स्केल बाइंग एक्टिविटी रही है कंपनी के शेयर में, प्रॉफिट और रेवेन्यू में हर साल बढ़ोतरी लगातार रही है कंपनी के। हमने अभी पीछे एक शायद फंडामेंटल रिपोर्ट भी आई थी, मैंने अपने शो में 20 बाजार में इसको काउंटर को शामिल भी किया था, उस रिपोर्ट के आधार पर आई थिंक 520 रुपये का टारगेट था, और जो रिपोर्ट आई थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की थी, 454 रुपये या 460 रुपये के आसपास ये रिपोर्ट आई थी, और काउंटर में अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है आज के सत्र में। प्रदीप जी कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इनका फंडामेंटल देखेंगे जबरदस्त है, और सबसे लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 52,000 करोड़ से ज्यादा कंपनी है, तो बहुत ही बिग कंपनी है। एंड आप देखेंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग 62% का है, और लगातार जो एक प्रोमिनेंट रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, ये बहुत ही तारीफ करने वाला बात है, और सेगमेंट का किंग माना जाता है कल्याण ज्वेलर्स को। एंड अभी देखिए, जो एक फॉल हुआ था ऑल टाइम जो हाई से, वहां से भी कितने स्मार्टली नीचे से बाउंस बैक अभी किया। तो मुझे लगता है ये जो अभी बाइंग आया है, ये कंटिन्यू होना चाहिए, और पहला टारगेट मेरा रहेगा 590 के अराउंड। एंड लॉन्ग टाइम में अगर 2 से 3 साल अगर आपका व्यू है, तो ऑल टाइम जो हाई है 800, इसके ऊपर भी आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। कंपेयर टू सेंको गोल्ड देखेंगे, सेंको गोल्ड का मुझे लगता है कि सेंको गोल्ड भी अच्छा कंपनी है, लेकिन उसमें लिक्विडिटी का बहुत प्रॉब्लम है। 5% का सर्किट, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, 2-4 दिन कभी भी कुछ बाइंग आ जाता है तो लग जाता है। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स में बहुत ही आपका अच्छा मार्केट कैप है, तो लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनके पास। अगर है, उनको होल्ड करना चाहिए, फॉलो आप बाइंग भी आप कर सकते हो, एंड फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। मुझे लगता है आपके पास एटलीस्ट तो कल्याण ज्वेलर्स का कुछ स्टॉक्स होना ही चाहिए। ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर के स्टॉक्स तो होने चाहिए, लेकिन कंपनी में जो शेयर का टारगेट था प्रदीप भाई, वो लगभग अचीव हो गया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। अब उनके जो मुझे कारण याद है, जो कंपनी के साथ उनकी मैनेजमेंट कॉल हुई थी, मैनेजमेंट ने उनको ये बोला था कि जो सेम स्टोर ग्रोथ होती है, या जो पुराने स्टोर्स होते हैं कंपनी के, उसमें ग्रोथ आएगी इस क्वार्टर में, तो Q4 कोई वीक नहीं रहने वाला।
डिस्पाइट द फैक्ट कि गोल्ड की प्राइसेस इतनी बढ़ रही हैं और कस्टमर थोड़ा सा ऐसे में दूर हो जाता है कि गोल्ड इतना महंगा हो गया तो ज्वेलरी कैसे खरीदें। दूसरा कि जो कंपनी में जो नए स्टोर्स की संख्या है वो भी काफ़ी तेजी से कंपनी खोल रही है। आई थिंक इस क्वार्टर में उनको 50 स्टोर्स या कुछ इस तरह के खोलने थे और अपडेट नहीं आया कि कितने स्टोर्स खोले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन टारगेट अचीव हो गया तो अभी रुक के लें, नीचे आने पर लें, या अभी मतलब 520 को भूल जाएं और नई बाइंग कर लें। देखिए सर, 2022 में ना एक वीकली मूविंग एवरेज प्राइस था 75 के ऊपर, जैसे ही क्रॉस किया था कल्याण ज्वेलर्स, उसके बाद नॉन स्टॉप भाग गया 800 तक, कभी भी वीकली मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया। रिसेंटली जब मार्केट एक महीना पहले नीचे आ रहा था, उस टाइम पे वीकली मूविंग एवरेज का एक ब्रेक डाउन हुआ है 590 के अराउंड। तो अभी फिर से ना अभी एक बाइंग हुआ है, आया है, लेकिन वीकली मूविंग प्राइस के ऊपर अभी सस्टेन नहीं हुआ है। तो 590 का पहला टारगेट इसलिए क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है, तो वहां पे हाई पॉसिबिलिटी से जाना चाहिए। 590 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा 2 हफ्ता, फिर से जो लास्ट 3 साल का मोमेंटम चल रहा था वही सेम मोमेंटम फिर से आ जाएगा। एंड डेली, वीकली, मंथली, तीनों इन टाइम फ्रेम में फिर से स्टॉक अप मूवमेंट एंड कंटिन्यूअस जो फॉलो अप बाइंग हो रहा था वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिनके पास है उनको यहाँ पे अभी बाई करना चाहिए, क्योंकि अभी जितने नीचे आना था वो तो आ चुका है। क्योंकि देखिए एक चीज, क्योंकि 800 के आसपास से अभी नीचे आया है कितना, ऑलमोस्ट 48% नीचे आ चुका है। सो अगर आपका फंडामेंटल अच्छा है और नो डाउट आप 50% नीचे, टॉप से नीचे ट्रेड कर रहे हो, सो तो अच्छा ही होता है मेरे हिसाब से, तो इसीलिए आपको लेना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब काफ़ी सारे दर्शक भी हमारे साथ अपनी क्वेरीज के साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाई, तो थोड़ा शुरू कर लेते हैं दर्शकों की क्वेरी लेना। और काफ़ी सारे दर्शक हैं। आदित्य कुमार संतराज जी का सवाल है, इनको कोई शेयर बता दीजिए जिसमें कि इनको 50% रिटर्न मिल जाए 1 साल में। अरे ये तो प्रदीप जी, वैसे तो स्टॉक मार्केट वाले लोगों से ये एक्सपेक्ट करना गलत भी नहीं होता, लेकिन ये स्टॉक मार्केट के लोग ही जानते हैं, एक्सपर्ट ही जानते कि 1 साल में अगर 50%, तो 10 साल में उनका खुद का रिटायरमेंट पक्का। सर ऐसा तो कोई स्टॉक मेरे अभी सामने नहीं है जो 1 साल में आपको 50% श्योर शॉट कोई रिटर्न देगा। और विथ डिस्क्लेमर के साथ ऐसे हम क्लेम भी नहीं कर सकते कि रिटर्न और समथिंग की 50% आप हो सकता है। लेकिन एक दो स्टॉक है, लाइक देखिए आज अगर आप रेलवे काउंटर को देखेंगे, डिफेंस काउंटर को देखेंगे, मुझे आज भी याद है जो जब रेलवे काउंटर आज से 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले जब नीचे था, उस टाइम पे मैं तो ठोक ठोक के बोल रहा था कि ले लो यार, डिफेंस ले लो, रेलवे ले लो। तो क्योंकि अभी जो एक रेलवे और डिफेंस काउंटर में अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट अब 3 से 4 साल में, मुझे लगता है यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा, हाईली पॉसिबिलिटीज है। और जो अभी रिसेंटली जो नीचे फॉल हुआ था वहां से भी आप देखिए नियर अबाउट 15%, 20% ऑलमोस्ट ऊपर है। सो आप फोकस कीजिए कंजम्पशन थ्योरी पे, जहाँ पे सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया का जो एक ग्रोथ स्टोरी बन रहा है, जो विकसित भारत जो मोदी जी ने नाम दिया है, सो उसके ऊपर जो भी सेगमेंट में काम हो रहा है वैसा वाला स्टॉक पे आप निवेश कीजिए, विद हॉराइजन ऑफ मिनिमम 2 से 3 साल का तो एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन 1 साल का व्यू आपको रखना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए लास्ट 4 साल से मार्केट नॉन स्टॉप भागा, तो इस साल में तो कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट अल्टीमेटली जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दे पाएगा कि नहीं। तो इसीलिए एटलीस्ट आपका व्यू होना चाहिए 2 साल। बिल्कुल प्रदीप जी, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन भी कर रहा था ना, तो कि 50% रिटर्न अगर मुझे 10 साल तक मिले तो मेरी मनी 40 गुना हो जाएगी सर। यस 10 सालों में। तो अगर मैंने 1 लाख लगाया तो 40 लाख, और अगर किसी तरह से मैंने 50 लाख लगा दिए तो सर फिर कहने ही क्या, फिर तो खत्म हो गया गेम। आराम से रिटायरमेंट लीजिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन सवाल है, ठीक है, रेशनल है और आपने बताया भी, इसका बड़े अच्छे से उत्तर बताया। एक हमारे दर्शक हैं अबरार शेख जी, फाइजर पर पूछ रहे हैं सर, 4400 रुपये के इन्होंने बाय किया हुआ है, क्या करें? कौन सा स्टॉक सर? फाइजर। ओके, देखिए फाइजर में मुझे लगता है कि एक बार उनको, जिनके पास है उनको थोड़ा अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल अच्छा है। अभी 18,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और प्रॉफिटेबिलिटी भी है।
लेकिन फार्मा अभी ठीक ठाक से चला नहीं है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टैरिफ वाला मैटर है, अगर कुछ आएगा तो इसके पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो जिनके पास है उनको थोड़ा अभी होल्ड करना चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग के लिए आप सोच रहे हो, मुझे लगता है कि 3600 3500 एक जोन है, और हो सकता है आपको अभी ना दिखे कि 3600 500 तो बहुत दूर की बात है सर, और कितना नीचे आएगा। देखिए एक टाइम पे जो ऑल टाइम हाई था, देखिए वहां पे डबल टॉप बना दिया, तो डबल टॉप बनाने के बाद अभी नीचे आ रहा है। मुझे लगता है जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां पे है, सो आपको एक बार वेट करना चाहिए। ठीक है। एक सुपर चैट पर क्वेश्चन मिला है संदीप कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं एलटी फाइनेंस पर 5 साल के लिए व्यू जानना चाहते हैं। देखिए एलटी फाइनेंस एक जो एक चैनल आप ट्रेंड चैनल पे चल रहा था, वो ऐसे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर से भी कंसोलिडेट कर रहा है। सो आप साइड में 155 एंड 156 एक रेसिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि 161 के ऊपर क्लोजिंग देना थोड़ा मुश्किल है। अगर 160 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद जाके आपको एक रैली मिलेगी, उस रैली में आपको 190 तक दिखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी 160 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास है आप होल्ड कीजिए, ऐसा तो कोई खराब नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 130। सो मोटा मोटा 130 का स्टॉप लॉस है। 152 ट्रेडिंग चल रहा है अभी, आपको इजीली 155 156 दिखेंगे। लेकिन 160 के ऊपर जैसे क्लोजिंग दिखेगा आपको, आप देखेंगे 2-3 हफ्ता 1 महीने के अंदर 190 का टारगेट। लेकिन ये तो 5 साल के लिए पूछ रहे हैं। ओके 5 साल के सर, मुझे लगता है कि सर अभी 5 साल के लिए पर्टिकुलर एल&टी फाइनेंस से थोड़ा अदर्स अगर काउंटर देखेंगे लाइक बजाज फाइनेंस, वहां पे आप देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। सो एल&टी फाइनेंस क्या है ना, मैं बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूँ। मतलब सर मैंने ना एक बाइक खरीदा था आज से 4 साल पहले। उस टाइम पे ऑलमोस्ट जो प्राइस था लगभग 130 के अराउंड 140 के अराउंड। सो उस टाइम पे मैं देख रहा था, अरे यार मैं एक बाइक खरीदा, और मैं देख रहा था उस टाइम पे मैंने ईएमआई किया था। सो मेरा जो नियर शोरूम शॉप्स ओनर थे, उन्होंने बोला कि एल&टी फाइनेंस से आप कर लो। तो उस टाइम पे मैंने शेयर प्राइस देखा था, तो उस टाइम से आज का जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम ही है। उस टाइम पे 130 टका 40 टका था, आज 150 टका है। सो यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ एक कहावत है। सो इसमें वही चीज हो रहा है। सो बेटर रहेगा 5 साल के लिए, अगर आपका एक व्यू है पैसा बनाना ही, अगर आपका मोटिव है, सो बेटर है बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो संदीप जी आपके लिए दूसरा शेयर लेना पड़ेगा आपको। एलटी फाइनेंस पर शायद आपको इतना रिटर्न ना मिले। प्रदीप जी का ऐसा मानना है। अबरार शेख जी पूछ रहे हैं, अबरार शेख जी का सवाल तो ले लिया हमने। ट्रेवल व्यू ब्लॉग के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ये पूछ रहे हैं यूको बैंक का, इस पर आपका व्यू। आज ऑलमोस्ट ऑल पीएसयू स्टॉक में एक डाउनफॉल हुआ है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है 34 33 के अराउंड। मुझे लगता है नेक्स्ट जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 26 27 के अराउंड होना चाहिए। सो एक बार जिनके पास है उनको निकल जाए, एग्जिट करेंगे तो बेटर है। सो लेकिन फ्रेश एंट्री अभी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है। अंकित जी बोल रहे हैं आज संदीप सर की जगह विवेक सर, गुड इवनिंग विवेक सर, आई एम योर बिग फैन। थैंक यू अंकित जी। मेरा सवाल, इनका सवाल है सर फाइम इंडस्ट्रीज पर 1262 के लिए हुआ इन्होंने। प्लीज बताएं क्या व्यू रहेगा आपका। कौन सा स्टॉक सर? फाइम इंडस्ट्री, FIEM। ओके सर, चार्ट तो अच्छा है, टेक्निकल व्यू अभी अच्छा बन रहा है, और नीचे एक जो फ्लैग पैटर्न, एक अच्छा स्टाइल है टेक्निकल में, एक पैटर्न है सर फ्लैग पैटर्न। सो बेसिकली फ्लैग पैटर्न बन रहा है चार्ट में। सो अभी नेक्स्ट जो मोमेंटम होगा इसमें मुझे लगता है कि 1570 से लेके 1600 का टारगेट होना चाहिए। और जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए, वो है 1380 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के लिए भी रेडी हो सकता है, क्योंकि फ्लैग पैटर्न लास्ट 2021 से चल रहा है, और लास्ट 4 से 5 साल कभी भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है वीकली चार्ट पे। सो डेफिनेटली हाई पॉसिबिलिटीज है, आपको एक बार ऑल टाइम हाई भी होते दिखेंगे पर्टिकुलर इस काउंटर में। ठीक है। राकेश महाजन जी पूछ रहे हैं मोबीक्विक, ये इनके पास कुछ शेयर हैं और एक है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल का शेयर है, और क्वालिटी, अरे सर आपने तो बहुत सारी लंबी लिस्ट भेज दी है। मैं मोबीक्विक पर ले लेता हूँ इनका सवाल, क्योंकि मोबीक्विक सर क्या लग रहा है।
तो देखिए आईपीओ जिस दिन लिस्ट हुआ उसके बाद से देखिए लगातार नीचे ही आ रहा है, और मुझे लगता है थोड़ा ओवर वैल्यूएशंस पे लिस्टिंग हो गया था, और फंडामेंटल भी इतना अभी जबरदस्त नहीं लग रहा है, मार्केट भी नीचे आया। लेकिन अगर कोई भी कंपनी का लिस्टिंग थोड़ा हाई आर वैल्यूएशंस पे हो जाता है तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेरे को लगता है अभी 309 के आसपास जो ट्रेडिंग हो रहा है, अभी आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 290। और लेकिन बढ़िया बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है, क्योंकि आईपीओ हाई देने के बाद अभी नीचे ही आ रहा है। और जो भी स्टॉक नया चलता है मैं वहां पे एक आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी करके स्ट्रैटेजी में हमेशा यूज करता हूँ, कि आईपीओ दिन का जो हाई है उसके बाद अगर कंपनी ऊपर जाता है तभी जाके मैं उस पर्टिकुलर उस काउंटर को लेता हूँ, अदरवाइज नहीं लेता हूँ। क्योंकि आई बिलीव अगर आपको दुबई जाना है, सपोज आपको दिल्ली से दुबई जाना है, तो एटलीस्ट दिल्ली एयरपोर्ट तक आपको पहुंचना होगा। मतलब अगर आपको एटलीस्ट चलना है तो आईपीओ डे का जो हाई था उसके ऊपर चलना पड़ेगा, लेकिन वो मूवी क्विक पे नहीं हुआ है, लगातार नीचे आ रहा है, डेली वीकली मंथली तीनों चार्ट खराब है, तो इसलिए अभी यहाँ पे इग्नोर ही करना है, नहीं लेना है। ठीक है। चंदन शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग में अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए जेएसडब्ल्यू होल्डिंग बेसिकली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और यहाँ पे देखेंगे जो रिटर्न एक प्रोमिनेंट रिटर्न रहा है लास्ट कुछ सालों में, तो बेसिकली अभी एंट्री करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही ओवर वैल्यूएशंस पे आ गया है। सो बेटर रहेगा एक बार रिट्रेस में कीजिए, करेक्शंस पे कीजिए। अगर आपको कभी भी 20,000 19,000 के अराउंड मिलता है उस टाइम पे आप एक बार एवरेज कर सकते हो, एंड अगर आपको फ्रेश बाई करना है उस टाइम पे भी आप कीजिए, लेकिन अभी नहीं करना। और अभी जो एक एग्रेसिव आया है इसमें नहीं करना, इसमें प्राइस बहुत ओवर वैल्यूएशन हो चुका है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सईद व्लॉग के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, ये सऊदी अरब से पूछ रहे हैं प्रदीप ही सवाल, और इनका सवाल है बीसीएल इंडस्ट्रीज पर। 41 रुपये से इन्होंने करीब 7,000 क्वांटिटी ली हुई है। आपकी गाइडेंस लेना चाहते हैं क्या करना है? पहले तो आपका नाम अगर सही सईद जी है तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, और विदेशों से भी हमारे प्रोग्राम देखने के लिए। प्रदीप जी बताएं बीसीएल इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, और इसमें बायर्स एंड सेलर्स का थोड़ा प्रॉब्लम चलता है लिक्विडिटी का, इसके वजह से जो प्राइस का फ्लैक्चुएशन वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर आपके पास है तो आपको एक परमानेंटली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, वो है 32.50। आप 1 साल 2 साल 5 साल होल्ड कीजिए, नो इशू, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 32.50। 32.50 के नीचे अगर कभी भी एक हफ्ता फ्राइडे वाला वीकली क्लोजिंग मिलता है तो आप एग्जिट कीजिए। अदरवाइज इसमें अभी ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी भी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल ज्यादा अलाइन नहीं कर रहा है। और अगर आप सर देखेंगे कि टॉप से नियर अबाउट टॉप से अभी ऑलमोस्ट 60% डाउन हो चुका है, और फंडामेंटल भी ठीक नहीं है, 1,000 करोड़ का कंपनी है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तो इसमें हाई लार्ज क्वांटिटी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो मेरा सलाह ये रहेगा, क्वांटिटी थोड़ा कम कर लीजिए, एवरेज मत करना, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है। अंकित जी बोल रहे हैं कि सर बीएफ इन्वेस्टमेंट रह गया, उस पर व्यू दिलवा दीजिए। चलिए बीएफ इन्वेस्टमेंट पे भी व्यू ले लेते हैं। बीएफ इन्वेस्टमेंट कैसा लग रहा है प्रदीप जी? देखिए बीएफ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 सालों से अच्छा रिटर्न दिया है, और बेसिकली इसमें अभी देखिए एक बेस बनाया, अभी बेस बनाया 100 200 जो डीएम है उसके ऊपर भी ट्रेडिंग कर रहा है। मेरे को लगता है ये जो अभी फॉलो अप बाइंग आया है चार्ट में, अभी ये कंटिन्यू होगा, और एक कंटिन्यू होते होते 580 590 तक जाना चाहिए। सो 590 के ऊपर क्लोजिंग के बाद फिर से एक नया मोमेंटम स्टार्ट होगा, लेकिन अभी के लिए 590 580 हाई पॉसिबिलिटी से 2 से 3 हफ्ते में आ जाएंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विवेक गुप्ता जी, आज ये मेरे शो में भी आए थे बीच बाजार में, ये एम्स्टर्डम से हैं और रेगुलर व्यूअर हैं मनी 9 के। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोल रहे हैं कि आई एम ए बिग फैन ऑफ सुमित एंड विवेक सर। थैंक यू सर। विवेक जी हम दोनों को प्यार करने के लिए, और इतना आप लोगों के वर्ड्स ही हैं जो कि हमें कार्य करने की और क्षमता एनर्जी देते हैं। आलोक इंडस्ट्री सर, इनके पास 50% लॉस वाले शेयर पड़े हुए हैं, यानी कि शेयर इन्होंने यहाँ से जितना भी चल रहा है उसके डबल प्राइस का खरीदा हुआ है। क्या करें? अभी एवरेज कर लें? 3 साल का विजन है इनका। आलोक इंडस्ट्री देखिए बेसिकली चार्ट में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स टॉप बनाया,
3 टाइम्स स्टॉक बनाने के बाद नीचे आ रहा है, अभी 50% लॉसेस में है। फंडामेंटल मैं बता देता हूँ, देखिए फंडामेंटल पे ना सर, कंपनी का जो लास्ट 5 साल का सेल्स ग्रोथ है वो भी 10.5% से डिक्रीज हुआ है। एंड मार्केट कैप तो सर ठीक ठाक है, लेकिन बहुत लॉसेस में है कंपनी। 1,000 करोड़ का लॉस हुआ है, लास्ट ईयर पोस्ट किया था नीट लॉस, 1,000 करोड़ का लॉस हुआ है। सो ये भी नेगेटिव है। तो जो कंपनी हजार हजार करोड़ का लॉस कर रहा है वहां पे क्यों रहना है? और अभी पेनी स्टॉक बन चुका है, इसमें मुझे लगता है कि होल्ड करना अभी इसमें ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहा है। लेकिन आपने अभी 50% लॉस ले लिया तो थोड़ा और वेट कीजिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 12 टका, 12 रुपीज इज योर स्टॉप लॉस, एंड होल्ड कीजिए। कभी भी अगर इससे नीचे जाता है तो उस टाइम पे आप एग्जिट करके निकल जाइए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 15.5 टका के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक नहीं है, और सेल्स ग्रोथ भी नहीं है ज्यादा, टेक्निकल भी नीचे ही आ रहा है, मंथली वीकली डेली सब कुछ खराब ही है। तो 12 रुपीज इज योर फाइनल एंड लास्ट स्टॉप लॉस। प्रदीप जी, सवाल काफ़ी सारे हो गए हैं, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम है, तो मैं अब थोड़ा रैपिड फायर शुरू कर रहा हूँ सर। अब थोड़ी स्पीड से लेते हैं सवाल दर्शकों के। एक हमारे दर्शक हैं भानु प्रताप जी, ये उज्जीवन फाइनेंस पर पूछ रहे हैं, सर क्या करना चाहिए इनको? देखिए उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस में मुझे लगता है कि पोटेंशियल था, लेकिन अभी एक जो ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन के बाद एक कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ना अभी टाइम लगेगा। तो मेरे को लगता है एक बार 38 इसके ऊपर क्लोजिंग आने पे हमको यहाँ पे देखना चाहिए। अभी जिनके पास है उनको होल्ड करने का सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 31.50। ठीक है। नीतीश गुप्ता जी हैं वाराणसी से, 168 पे इरेडा लेकर बैठे हुए हैं, क्या करें सर, होल्ड करें या सेल? क्योंकि इरेजर जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि रेलवे काउंटर नेक्स्ट फ्यूचर होने वाला है। एंड मुझे लगता है कि अभी जो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन चल रहा है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप एवरेज करना चाहते हो तो नेक्स्ट एक हफ्ते में अगर कभी भी 5 to 10% डिक्रीज हुआ है, अगर होता है ऐसा, तो उस टाइम पे आप एवरेज कीजिए। तो अभी फिलहाल आप होल्ड कीजिए। ठीक है। स्वर्णलता पाधी जी का सवाल है, ईएमएस में है, इनके पास 896 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, सर क्या सॉल्यूशन है इनके लिए? देखिए एक 565 का एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करने के लिए बोलिए, क्योंकि लगातार जो एक अप मूवमेंट हुआ था उसके बाद से नीचे फॉल होने के बाद एक बॉटम बनाया। तो अभी फेयर वैल्यूएशन का एक स्टॉप लॉस है 565 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आप होल्ड कीजिए। अगर 680 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हाई पॉसिबिलिटीज चांस है आपको 750 तक प्राइस मिलेंगे, तो एक बार होल्ड करना चाहिए। ठीक है। इंफॉर्मेशन 121 के नाम से आईडी बना हुआ है, कैस्ट्रॉल के बारे में 3 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं। देखिए कैस्ट्रॉल सर लगातार हमने देखा एक चीज की, लास्ट जो 4 साल का जो परफॉर्मेंस है ना वहां पे रिटर्न नहीं दिया। लास्ट एक साल पे ही भागा, लेकिन जितना भागा है फिर से इस साल उतना उसके 60% फिर से नीचे हो गया है। सो मेरा मानना ये इसमें अभी ज्यादा पोटेंशियल्स नहीं है। लेकिन अभी देखिए एक चीज, ये 1-2 दिन 2-4 महीने वाला स्टॉक नहीं है, ये आपको एटलीस्ट 4 से 5 साल रखना है। तो अगर आपका मेंटेलिटी ऐसा है अब मैं 4 साल वेट कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे आप एक बार होल्ड कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। आपको पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए शॉर्ट टाइम में, वो है 180 का जोन। अगर 180 का जोन नहीं ब्रेक करता है, हायर चांस में आपको पॉसिबिलिटी से 220 से लेके एक बार 250 के अराउंड आपको टारगेट आते हुए दिखेंगे। ठीक है। मितेश कुमार जी जोमेटो पर पूछ रहे हैं, क्या करना है? देखिए जोमेटो बेसिकली मैं बहुत यूज करता हूँ, लेकिन सर अभी जोमेटो का जो अभी चल रहा है फंडामेंटल्स पे, एंड जो बिजनेस मॉडल चेंज हुआ, जोमेटो का रिसेंटली नाम चेंज हुआ, सो ओवरऑल मुझे लगता है ठीक ठाक है, लेकिन 200 के ऊपर रहना है। फाइनल स्टॉप लॉस जोमेटो का होना चाहिए वो है 175। 175 इज स्टॉप लॉस। अगर आपको एवरेज करना है आप 195, 190, 200 पे आप एवरेज करते जाइए, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं। अभी मेक और ब्रेक वाला लेवल पे है। एक टाइम पे राकेश झुंझुनवाला जी ने बोला था कि जोमेटो एक दिन खत्म बिल्कुल। हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 130 से स्टॉक ओनली फॉर 60 रुपीज पे आ गया था, फिर से स्टॉक चला। तो लास्ट 3 से 4 साल से चल रहा है, लेकिन इतना चलने के बाद ऐसा होता है कि 300 से अभी 200 आया है, तो अभी खत्म नहीं हुआ है। 175 इज योर फाइनल स्टॉप लॉस, होल्ड कीजिए अभी। ठीक है। कमलेश बैथा जी का सवाल है वोल्टास पर, क्या करना है? देखिए वोल्टास अभी टाइम सीजन ही आ गया है वोल्टास का। मुझे लगता है फंडामेंटल अच्छा कंपनी है, और जो एक अभी फॉलो अप बाइंग हुआ है रिसेंटली उसके बाद से स्टॉक जो चला था, तो थोड़ा इसलिए 1-2 दिन से नीचे आ रहा है। तो मेरे को लगता है जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। आपको ये जो नेक्स्ट 2 से 3 महीना है, मुझे लगता है एक बार 1550 से लेके 1600 का प्राइस आपको मिलेगा, आप होल्ड कीजिए। ठीक है। मनीष पंडित जी पूछ रहे हैं कि गार्डन रीच, इनके पास 2000 की एवरेज के कुछ शेयर पड़े हुए हैं,
फिर इन्होंने 2750 से भी एवरेजिंग शुरू किया। अब इनके पास 250 शेयर हैं, 1 साल के लिए रख सकते हैं क्या इस शेयर को? देखिए जितना ऊपर भागना था भाग गया था शॉर्ट टाइम में। इसके बाद अभी जो नीचे आया है, शॉर्ट टाइम का जो रैली था वो ये भी कंप्लीट हो चुका है। 3 टाइम्स टॉप बनाया ऑलमोस्ट 2850 से लेके 2820 का जोन। सो अभी 1718 का जोन चल रहा है। मेरे को लगता है शॉर्ट टाइम में और थोड़ा नीचे जा सकता है, क्योंकि जितना नीचे आया था उसके बाद जो हाई लगा फिर से नीचे जाएगा। अभी एक रेसिस्टेंस है जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 2850, 2850 सॉरी 1850, 1850 के ऊपर जैसे ही जाएगा उसके बाद एक नया मोमेंटम होगा। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना ही बेटर होगा। श्रुति अग्रवाल ये पूछ रही हैं ओएनजीसी पर 268 रुपए की प्राइस के कुछ इनके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, क्या करना है? मैंने बहुत टाइम से देखता हूँ सर ओएनजीसी, लेकिन ओएनजीसी बढ़ता ही नहीं है। सो अभी एक जो टारगेट आ रहा है ओएनजीसी का वो है 267। 267 के ऊपर जैसे ही आएगा ओएनजीसी तो हो सकता है एक बार आपको 296 टू 300 का जोन एक बार मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही ऐसा वाला स्टॉक है, थोड़ा आपको वेट कराएगा, ज्यादा यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आप ले लीजिए, नो इशू। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मनोज बामडिया जी, ये पूछे हैं बीएचईएल कब चलेगा? देखिए बीएचईएल बहुत ही अच्छा कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टाइम पे जबरदस्त रिटर्न दिया है, इसीलिए बीएचईएल अभी नहीं भागा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कंपनी भागता ही जाए। तो शॉर्ट टाइम पे जो एक करेक्शन होना चाहिए था 179 180 के जोन से, मुझे लगता है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर से अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। जैसे ही स्मॉल कैप भागता जाएंगे उस टाइम पे बीएचईएल भी भागेगा। तो पूरा एक सेक्टर वाइज अभी एक करेक्शन आया था, इसलिए करेक्शन आया है। तो अभी आप होल्ड कीजिए, बेटर रहेगा। नेक्स्ट फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसमें। ठीक है। विजय प्रजापति जी पूछ रहे हैं आईओसी और एनएचपीसी, इसमें क्या टारगेट रहेंगे? देखिए ऑयल्स कंपनी का अभी यही है कि सर चलता नहीं है ठीक ठाक। एनएचपीसी आपने बोला राइट? जी। एनएचपीसी में सर बेसिकली एक 83 अभी चल रहा है। तो बेसिकली एक करेक्शन अभी टाइम चलेगा, टाइम टाइम करेक्शन। तो इस टाइम करेक्शन में आपको हायर टाइम फ्रेम में 86 87 दिखेंगे और लोअर टाइम फ्रेम में आपको 80 एंड 79 का प्राइस। तो अभी अभी नेक्स्ट जाने वाला है डिप्रेशन में, नेक्स्ट जाने वाला है मुझे लगता है टाइम करेक्शन में। तो जिनके पास है उनको लंबा होल्ड करना पड़ेगा अभी। और आईओसी में क्या टारगेट बताया आपने? सर आईओसी में ना एक रेजिस्टेंस है 138 के आसपास। सो 138 अगर क्रॉस होता है उस टाइम पे एक बार हमें 155 158 का एक बार जोन मिलेंगे। ठीक है। श्रुति अग्रवाल पूछ रही हैं सिप्ला में क्या करना चाहिए? सर 1563 के कुछ स्टॉक लिए हुए हैं, ऐड कर सकती हैं क्या इन लेवल्स पर? सर सीप्ला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं देखिए लास्ट 4 से 5 साल इतना बढ़िया रिटर्न दिया है सीप्ला ने। और फार्मा में अभी देखिए सीप्ला एक प्रोमिनेंट रिटर्न दिया है। अगर 2020 से देखेंगे आज तक, मतलब नॉन स्टॉप सीप्ला ने अभी तक 250%, ये 250% रिटर्न दे चुका है। सो अभी एक जो एक कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। आप फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे स्टॉक पे क्या सर मौका नहीं मिलता है एंट्री का, लेकिन सिप्ला में अभी चार्ट में एंट्री करने का मौका है। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना है और भी फ्रेश बाय करना है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आसिफ पटेल जी पूछ रहे हैं फिनोलेक्स केबल। इन्होंने काफी सारे सवाल पूछे हैं सर, मैं फिनोलेक्स केबल ही ले पाऊंगा। फिनोलेक्स केबल में आपकी राय सर? देखिए अभी सस्टेनेबल नहीं है, नीचे लोअर टाइम फ्रेम और भी ज्यादा चल सकता है। और अभी जो एक बॉटम बनाया ऑलमोस्ट 785 800 का जोन, मुझे यहाँ पे भी डाउट है कि ये बॉटम कंफर्म हुआ कि नहीं कंफर्म हुआ, क्योंकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है और इसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी है। बीटा भी हाई लग रहा है मुझे। तो इसलिए थोड़ा बेटर रहेगा एक बार आप फ्रेश बाई ना कीजिए। एंड जिनके पास है आप एक बार स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए। फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 785। ठीक है। सर एक अपडेट देना चाहूंगा वोडाफोन आइडिया में। हाँ हाँ बताइए सो ना। बेसिकली जो उस दिन हमने डिस्कशन किया पूरा 1 घंटा वोडाफोन आइडिया को लेके, जो नेक्स्ट हाँ हाँ। डे मैंने बताया था कि अपर सर्किट होगा, आपने भी बताया था कि हाँ कि एक बार 10%, उसके बाद फिर से 15%। तो उस दिन तो क्लोजिंग नहीं हुआ था, आई थिंक 22% 20% आप मूवमेंट के साथ। तो अभी आज न्यूट्रल है। व्यू यही है, कुछ नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका ओवरऑल इंटरप्रिटेशन क्या आ रहा है, अल्टीमेटली कुछ नहीं होने वाला। 11 रुपीज के ऊपर आएगा तो 11 से 15 16 तक चल सकता है, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ पोटेंशियल
नहीं लगता है मुझे, क्योंकि 1,73,000 करोड़ के आसपास अभी भी जो डेट पेंडिंग है उसका इंटरेस्ट भी भरना है। कैसे होगा वो फ्यूचर में पता चलेगा, जैसे जैसे कंपनी का मार्केट शेयर और भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा न्यूज कभी भी आता है तो उसमें हमको ज्यादा उसमें नहीं जाना है। अल्टीमेटली चीजों को समझना है कि इंटरनली क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो हमने देखा भी था वोडाफोन आइडिया जो ट्यूसडे के सेशन में जबरदस्त मूव दिखा था, लेकिन उसके बाद अब म्यूटेड सा शेयर हो गया दोबारा से उसी रेंज में 7 से 10 रुपए की रेंज में रहता है जनरली शेयर, और अभी 8 रुपए की रेंज के आसपास आकर फंस गया। प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। फिलहाल क्लोजिंग बस को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। डिस्क्लेमर। अरे हाँ प्रदीप जी, डिस्क्लेमर बता दीजिए। हाँ सर, जो भी स्टॉक पे ड्यूरिंग द सेशन हमने डिस्कशन किया है, कोई भी स्टॉक्स में हमारा कोई भी पर्सनल पोजीशन या तो हमारे कंपनी में और जो एनालिस्ट है किसी का कोई पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिफोर इन्वेस्टमेंट एनी कंपनी प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बिल्कुल ठीक है। तो प्रदीप जी की आखिरी इच्छा भी पूरी हुई डिस्क्लेमर की, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये इच्छा एक्सचेंजेस और सेबी की तरफ से भी मांगनी जरूरी होती है। तो कैसी रहेगी बाजार की चाल और किन फैक्टर्स का पड़ेगा असर, और बाजार में कहाँ बनेगा पैसा, इन सभी चीजों के लिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते रहिए। पूछिए स्टॉक्स पर अपने सवाल, और ओपनिंग बाज सुबह 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे देखना ना भूलें। नमस्कार।